वेलकम एवरीवन। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि अब आप सभी को ज्ञात है कि हम केले की खेती पर एक वीडियो हमारा ऑलरेडी आ चुका है और आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा केले के। तो आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे केले के किस्मों के बारे में कि केले की कौन कौन सी किस्में होती हैं और किस पर्पज से हम उनकी खेती करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे केले की किस्म की। तो अगर हम केले के किस्मों की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो केले की लगभग 60 किस्में, 60 वैरायटी ग्रो की जाती हैं इंडिया में। केले की इंडिया में कुल 60 किस्में ग्रो की जाती हैं और इनमें ही हम बात करें तो कुछ वैरायटी जो वाइल्ड वैरायटी होती हैं, जो वाइल्ड वैरायटी में ही सीड पाए जाते हैं, वरना केले की जो कल्टीवेशन की जाती है वह सीडलेस वैरायटी होती है, सीडलेस वैरायटी होती है। और अब सीडलेस वैरायटी की बात करें तो सीडलेस का जो कारण होता है वह पार्थेनोकार्पिक होता है। पार्थेनोकार्पिक के कारण पौधे जो केला होता है वह बीज रहित होता है, सीडलेस होता है। इसके बाद हम इसके प्लांट की बात करें तो जो प्लांट का लेंथ होता है, लेंथ को अपन बोले तो लंबाई, तो जो केले की लंबाई होती है मिनिमम 1.8 से लेकर 6 मीटर तक होती है। उसके बाद हम केले की लगभग 60 वैरायटी में से, केले की जो 60 वैरायटी हैं, 60 वैरायटी में से हम 12 किस्मों को कमर्शियल पर्पज से ग्रो करते हैं, कमर्शियल पर्पज से ग्रो करते हैं। ठीक है, कमर्शियल पर्पज से ग्रो करते हैं। उसके बाद एक केले से जुड़ा हुआ फैक्ट आप नोट कर लें कि जो केले की किस्मों का व्यावसायिक वर्गीकरण था, केले की किस्मों का व्यावसायिक वर्गीकरण साइमन व सेफर्ड ने दिया था, साइमन व सेफर्ड। तो अभी हम जान पाए हैं कि केले की मुख्यतः जो 60 वैरायटी है अपने इंडिया में, और केला हमारा सीडलेस होता है। सीडलेस होने का कारण क्या है? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या है कि फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि फ्रूट का जो विकास होता है बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी के कारण ही हमारा जो बनाना है, केला है, वह सीडलेस होता है, यानी कि बीज रहित होता है। उसके बाद हम बात किए लेंथ की कि केले के पौधे की लंबाई कितनी होती है। केले के पौधे की लंबाई के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जो हमारा केला होता है वह 1.8 से 6 मीटर तक होता है। उसके बाद हम बात किए कि जो 60 वैरायटी हमारी इंडिया में केले की मौजूद है, इनमें से हमारी 12 वैरायटी जो है, जो 12 वैरायटी हैं, वो कमर्शियल पर्पज से इनकी खेती हम करते हैं। उसके बाद हम यह जाने कि केले की किस्मों का जो व्यावसायिक वर्गीकरण है उसको दो साइंटिस्ट साइमन और सेफर्ड थे, इन्होंने केले का वर्गीकरण किया। अब हम बात करेंगे केले के वर्गीकरण के बारे में। तो जो केले का वर्गीकरण है, केले का जो वर्गीकरण है मुख्यतः 3 रूप में किया गया है। एक तो शाक के रूप में, दूसरा फल के रूप में, तीसरा प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण के बारे में, प्रसंस्करण के पर्पज से, प्रसंस्करण या डिजर्ट भी बोलते हैं हम। डिजर्ट का मतलब यहाँ पे जैसे डिजर्ट वाली कुछ किस्में होती हैं, कि केले की ऐसी किस्में जिनसे हम डिजर्ट वाली चीज़ें बनाते हैं, जैसे पेस्ट्रीज हो गया, अपना केक हो गया, आइसक्रीम हो गया। तो ये सारी जो डिजर्ट वैरायटी है उनसे हम प्रसंस्करण करके ये सब प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे हम शाक के रूप में बात कर लें तो जैसे नेंद्रन हमारा है, नेंद्रन। उसके बाद मंथन हजारा है, मंथन हजारा। फल की अगर बात करें हम तो पुअन है, पुअन, जिसको हम टेबल बनाना भी कहते हैं, टेबल बनाना,
इसको हम टेबल बनाना भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो मंथन है। मंथन साग के रूप में मंथन हजारा यूज होता है। अगर हम मंथन वैरायटी की बात करें तो मंथन वैरायटी का एक फीचर है कि इसमें ग्लूकोज की मात्रा सबसे अधिक होती है। ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद पहाड़ी केला, जिसको हम हिल बनाना भी कहते हैं। हिल बनाना, हिल बनाना की हम बात करें तो इसमें एक वैरायटी बीरू पक्षी है और लादेन हमारे हिल बनाना की वैरायटी है। उसके बाद एक हिल बनाना की जो हमारी वैरायटी है तिरुचिरापल्ली भी हमारी हिल बनाना की वैरायटी है। उसके बाद प्रोसेसिंग किस्मों की बात करें तो सफ़ेद बेलची, सफ़ेद बेलची, सफ़ेद बेलची के बाद बात करें हम तो CO1 जो कि कोयम्बटूर से निकाली गई है। यह हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। उसके बाद हमारा जो H1 है, H1 और H2 भी है। H2 की बात करें तो H2 जो क्रॉस है विन्नान और पिसांग लिनिन का क्रॉस है। H2 जो हमारा है विन्नान और पिसांग लिनिन का क्रॉस है। उसके बाद हम कुछ अन्य किस्मों की बात कर लें, साथ ही साथ अन्य किस्में और उनके फीचर की बात कर लें तो हमारा जो नेंद्रन वैरायटी है, नेंद्रन और चिप्सोना, नेंद्रन और चिप्सोना, नेंद्रन और चिप्सोना जो किस्म है यह अपना डबल पर्पज वाली किस्में है। सॉरी, ये जो नेंद्रन हमारी है यह डबल पर्पज की है, डबल पर्पज। इससे चिप्स भी बनता है और कुकिंग भी होता है, कुकिंग पर्पज की वैरायटी है। दोनों का यानी प्रोसेसिंग का भी काम होता है, साग के रूप में यूज होता है। चिप्सोना हमारा जो वैरायटी है वह चिप्स के लिए सूटेबल है। उसके बाद हम बात करें एक अलग और किस्म है जिसको हम लाल बेलची कहते हैं, लाल बेलची। तो जो हमारी लाल बेलची किस्म है यह रेड कलर का होता है, रेड पल्प नहीं होता बल्कि छिलका होता है। उसके बाद हम अगली किस्म की बात करें तो कुंदन है। कुंदन किस्म को हम यूज करते हैं बेसिकली मेक फॉर बेबी फूड, मेक फॉर बेबी फूड के लिए। उसके बाद अगर हम एक और बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है लेडीज फिंगर, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर की बात करें तो यह केले की वैरायटी है जो कि डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड वैरायटी है। केले की जितनी भी खेती की जाती है, जितनी भी किस्मों की खेती की जाती है, लगभग सारी किस्में जो हमारी हैं वह ट्रिप्लॉयड हैं, लेकिन जो लेडी फिंगर है वह डिप्लॉयड वैरायटी है, डिप्लॉयड है और हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। उसके बाद लेडीज फिंगर है। उसके बाद एक हमारी केले की और किस्म है लेडी गोल्ड फिंगर है, गोल्ड फिंगर, गोल्ड फिंगर है। गोल्ड फिंगर भी हमारी हाइब्रिड किस्म है। उसके बाद हम बात करें एक अन्य वैरायटी की, हमारी अन्य वैरायटी एक G9 है, G9 किस्म की बात करें तो यह टिश्यू कल्चर से डेवलप की गई है, टिश्यू कल्चर से डेवलप की गई है। अगर एक और वैरायटी की बात करें तो रसथाली है, रसथाली वैरायटी जो है केले की जो किस्म है इसमें फटने की समस्या, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद किस्मों से रिलेटेड अगर एक अन्य तथ्य की बात करें तो केले का उत्पादन पत्तियों के लिए किया जाता है। पत्तियों के लिए किस राज्य में किया जाता है, एक क्वेश्चन हमारा बनता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि केले का उत्पादन पत्तियों के लिए कहाँ पे किया जाता है, तो पत्तियों के लिए केले का उत्पादन तमिलनाडु में किया जाता है। इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे केले के पौधे के बारे में, केले के पौधे के वायवीय पार्ट्स के बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले भाग को, केले का जो ये भाग है इसको हम सिगार लीफ कहते हैं, और जो यहाँ पे मेन ब्रांच पार्ट्स है इसको फ्रूटिंग सूट या ट्री भी कहते हैं।
इसको हम लीफ कहते हैं। यहाँ पे हमारा ये भाग बंच है, इसको अपन बंच कहते हैं, बंच। उसके बाद इस वाले भाग को हम स्वॉर्ड सकर कहते हैं। यहाँ पे जो है इसको हम पीपर्स कहते हैं। यहाँ पे जो है अंदर सॉइल के अंदर है, यानी सरफेस सॉइल के अंदर है, इसको हम राइजोम कहते हैं, राइजोम। राइजोम कहते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इस तरह की संरचना यहाँ पे ऐसे केले में दिखाई देती है, इस वाले भाग को हम स्यूडोस्टेम कहते हैं, स्यूडोस्टेम कहते हैं। स्यूडोस्टेम अगर आप कहीं एग्जाम में क्या कहीं पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न में पूछे तो आप बता सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ अपर सरफेस जो है, यानी कि यह अब ऊपरी अपर सरफेस के ऊपर होता है, जो इसी को हम स्यूडोस्टेम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉइल है, सॉइल के ये भाग यहाँ से ऊपर का हिस्सा है, उसके बाद इधर नीचे का हिस्सा है। तो इसके यहाँ वाले भाग को कह सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, यहाँ वाला भाग इधर, इसको अपन हम राइजोम कहते हैं। राइजोम की बात करें तो ट्रू स्टेम ऑफ बनाना इज फाउंड अंडर द सॉइल सरफेस, यानी कि जो बनाना का ट्रू स्टेम, जो मेन स्टेम, सत्य स्टेम होता है, और वह सॉइल के नीचे पाया जाता है, इसको हम राइजोम कहते हैं, इसको हम राइजोम कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पीपर्स के बारे में। यहाँ पे इस चीज़ को आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पीपर्स है, पीपर्स कहते किसको हैं? इमर्जिंग न्यू सकर्स, इमर्जिंग यानी जो नई सकर्स निकल रही है उसको हम पीपर्स कहते हैं। इमर्जिंग न्यू सकर्स इज नोन एज पीपर, यानी कि जो नई सकर्स निकल रही है उसको हम पीपर्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से बंच, ये वाला भाग बंच है, आप देख रहे हैं कि ये बंच है पूरा, और जहाँ से बंच स्टार्ट होता है उसको पेडंकल कहते हैं, उसको पेडंकल कहते हैं। यहाँ पे आप सकर्स देख रहे हैं। अभी हम सकर्स की जब बात करेंगे तो सकर्स में और टाइप्स की बात करेंगे, तो अगले स्लाइड में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इतने पार्ट्स आप समझ में आ गया, ये बंच है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे इसको हम क्लस्टर बोलते हैं, केले के जो गुच्छे हैं इनको हम क्लस्टर बोलते हैं। यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जो अगर केले में दिख रहा है तो इसी को हम पीपर्स कहते हैं, पीपर्स। और ये वाला भाग हमारा राइजोम कहलाता है, राइजोम, ये वाला भाग हमारा राइजोम कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर केले के ऊपर यहाँ से मिट्टी है तो ये वाला भाग राइजोम है, ये वाला भाग हमारा सकर्स है, यानी कि स्वार्ड सकर्स। यहाँ पे हम ये नहीं क्लियर कर सकते कि स्वार्ड सकर्स है कि वाटर सकर्स है, लेकिन ये सकर्स है। यहाँ पे फ्लावर है, यह मेल फ्लावर ऊपर वाला भाग है, ये हमारा क्लस्टर है यानी बंच है, इधर हमारे लीफ है, यहाँ से इसको हम पेडंकल भी कह सकते हैं या पेडिकल भी बोल सकते हैं, ये लीफ है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे केले में प्रवर्धन की, प्रवर्धन की बात करें हम तो प्रवर्धन का तात्पर्य हमारा होता है केले में प्रसारण से, यानी एक पौधे से दूसरा नया पौधा तैयार करना। तो जब केले में हम प्रवर्धन की बात करेंगे तो केले में जो प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन जो होता है केले में वो सकर्स द्वारा होता है। कैसे होता है? सकर्स द्वारा होता है। अब सकर्स द्वारा जो प्रवर्धन होता है, यानी केले में जो प्रसारण की क्रिया होती है, केले में जो प्रसारण होता है वह कायिक प्रवर्धन कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। और एक कायिक प्रवर्धन होता कैसे है? सकर्स द्वारा होता है। सकर्स कितने माह पुरानी होनी चाहिए? तो कम से कम 2 से 3 माह पुराना होना चाहिए, 2 से 3 माह ओल्ड सकर्स हमें यूज करने चाहिए। अब इनके प्रसारण की जो मेनली विधियां हैं वह 3 रूप से इनका प्रसारण हम करते हैं। पहले प्रसारण की बात करें तो जिनका प्रसारण होता है स्वार्ड सकर्स द्वारा, SWORD, स्वार्ड सकर्स द्वारा। उसके बाद दूसरा जो होता है वह वाटर सकर्स द्वारा, वाटर सकर्स। तीसरा टिश्यू कल्चर द्वारा, टिश्यू कल्चर द्वारा। तीसरा जो होता है वह टिश्यू कल्चर द्वारा होता है। टिश्यू कल्चर में हम करते क्या हैं? बेसिकली सूट टिप
कल्चर करते हैं, सूट टीप कल्चर, सूट टीप कल्चर। इसमें हम सूट टीप कल्चर टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो भी चीज़ें थी लगभग सूट टीप कल्चर से सूट टीप कल्चर टेक्निक अपनाते हैं। इसमें इसका जो भी तरीका है वो आगे की स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद स्वाट सकर्स की हम बात करें तो जो स्वाट सकर्स होते हैं इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो जो स्वाट सकर्स होता है, देखिए इसका जो वेट होना चाहिए वो 500 से 750 ग्राम तक होना चाहिए स्वाट सकर्स का। इसकी जो पत्ती होनी चाहिए स्वाट सकर्स की वह सकरी होनी चाहिए, सकरी यानी कि नैरो टाइप का, नैरो जींस आप देखे ही हैं, है ना, नीचे एकदम बाँस जैसा पतील। उसके बाद हम वाटर सकर्स की बात करेंगे। तो वाटर सकर्स का जो वेट होता है, वाटर सकर्स का जो वेट होता है यानी कि वजन, यह लगभग 1.5 से 2 kg तक का होता है। इसकी पहचान एक है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो वाइड होती हैं यानी कि चौड़ी होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो वाटर सकर्स होता है, वाटर सकर्स से जब हम प्रोपगेशन करते हैं, इसमें जो फल होते हैं ना स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते नहीं हैं। इसकी जो फिंगर्स होती हैं वो भी उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो आप यहाँ पे अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई सकर्स तो हम सुने थे, लेकिन ये स्वाट सकर्स और वाटर सकर्स कैसे दिखते होंगे, क्या होते होंगे। तो आप यहाँ पे देख भी लीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे कोई प्लांट है, अब प्लांट में कोई सकर्स यहाँ पे निकला, जैसे यहाँ पे सकर्स निकल गया है, लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सकर्स निकला है, यहाँ पे सकर्स निकल गया है और पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी भी हो गई हैं, है ना। तो इसको हम वाटर सकर्स बोलते हैं। और जो वाटर सकर्स से जब हम पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर प्रसारण करते हैं तो इससे इन्फीरियर क्वालिटी का फ्रूट हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसलिए यह रिकमेंडेड नहीं किया जाता, लोगों को सलाह नहीं दिया जाता कि आप वाटर सकर्स का यूज करके प्रसारण की प्रक्रिया को पूर्ण करें। उसके बाद स्वाट सकर की बात करें तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एकदम पतला तलवार सकर्स जैसा, तलवार जैसा आपको दिख रहा है और नैरो एकदम है पूरा इधर। तो ये नैरो सकर्स, नैरो टाइप सकर्स ही यूज करते हैं। लार्ज स्वाट सकर्स ही हम यूज करते हैं और यह प्रेफर भी किया जाता है। इससे हमारा प्लांट भी अच्छे क्वालिटी का होता है, फ्रूट भी अच्छे लगते हैं, इसमें जो बंच होते हैं, क्लस्टर जो होता है अच्छा होता है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि टिश्यू कल्चर हम कैसे तैयार करते हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं कि टिश्यू कल्चर कैसे तैयार करते हैं। पहले तो हम राइजोम लेते हैं, राइजोम का कुछ भाग कट कर लेते हैं। उस प्रकार यहाँ पे ऐसे स्लाइड हम उसका निकाल लेते हैं। एक तरह समझिए उसका सूट टिप जो होता है, सूट टिप निकालने के बाद उसको इस तरह से हम जर्मिनेट कर लेते हैं। हालांकि जो टिश्यू कल्चर प्रक्रिया है वो आजकल व्यावसायिक प्रवर्धन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा अपनाई भी जा रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्लांटिंग टाइम की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्लांटिंग टाइम की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तरी भारत की बात करें, यहाँ पे प्लांटिंग टाइम जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत, तो उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो जो प्लांटिंग होती है वह जुलाई से लेकर के सितंबर तक हम प्लांटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणी भारत की बात करें, दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में जो प्लांटिंग का कार्य पूर्ण होता है वो अप्रैल टू जून किया जाता है। उसके बाद हम वेटलैंड की बात करें, आर्द्र भूमि की बात करें हम, तो आर्द्र भूमि जहाँ पे होती है वहाँ पे जो इसकी प्लांटिंग की जाती है फरवरी टू अप्रैल, अप्रैल तक इसकी प्लांटिंग की जाती है। इसमें वेटलैंड की जो किस्मों की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो जो पुअन है, उसके बाद रसथाली है, रसथाली के बाद मंथन है। उसके बाद हम बात करेंगे अब आगे प्लांटिंग डिस्टेंस की। प्लांटिंग डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारा प्लांटिंग डिस्टेंस जो होता है हमारा टालेस्ट वेराइटी की, सबसे लंबी वेराइटी की जो प्लांटिंग डिस्टेंस है, टालेस्ट वेराइटी की जो प्लांटिंग डिस्टेंस है 3x3 मीटर है। अगर इस विधि से आप लगाएंगे, सिंगल प्लांट अगर लगाते हैं तो लगभग 1100 प्लांट प्रति हेक्टेयर लगेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम टालर वैरायटी की। टालर वैरायटी का मतलब कुछ कम लंबा यानी किसी लंबी वैरायटी, सबसे अधिक लंबी की नहीं, लंबी वैरायटी की बात करें तो इसके लिए जो डिस्टेंस है 2.4 × 2.4 मीटर है। और पौधों की संख्या की बात करें तो लगभग
1 हेक्टेयर में 1700 पौधे लगते हैं। उसके बाद हम स्मॉलेस्ट वेराइटी की बात करें, यानी कि छोटे किस्मों की बात करें, छोटे किस्मों की अगर हम बात करें तो जो छोटी किस्में हैं उनका जो डिस्टेंस है 2.1 इंटू 2.1 मीटर तक है। और पौधों की संख्या की बात करें तो 2150 पौधे लगभग प्रति हेक्टेयर लगते हैं। उसके बाद हम ड्वार्फ वैरायटी की बात करें, यानी कि बौने प्रजाति की बात करें, तो जो बौने प्रजातियों की जो दूरी है यह 1.8 इंटू 1.8 मीटर इसका डिस्टेंस रखा जाता है, और इससे पौधों की संख्या जो 1 हेक्टेयर में लगती है वह लगभग 3000 तक है। ड्वार्फ वैरायटी की बात कर लें तो बसारी है, जवारी और कुल्हन। ठीक, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ हम और बता दें, यहाँ पे जो केले का जो फ्लावर होता है, जो केला होता है, केला बेसिकली केले का फ्लावर आप देख ही पा रहे हैं। केले का जो फ्लावर होता है, आप पढ़े होंगे कि केले का फ्लावर बार बार एग्जाम में आता है कि वो पॉलीगैमस है, पॉलीगैमस, पॉलीगैमस है। अब भाई पॉलीगैमस का मतलब होता क्या है? तो पॉलीगैमस का मतलब ये होता है कि केले के फूल में स्टिमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। पॉलीगैमस का मतलब होता है, पॉलीगैमस का मतलब केले का जो फ्लावर होता है भाई वो पॉलीगैमस होता है। अब पॉलीगैमस की अगर हम बात करें तो पॉलीगैमस ऐसे फ्लावर को कहते हैं जिसमें हमारा स्टिमिनेट फ्लावर भी हो, स्टिमिनेट फ्लावर दैट मीन्स कि मेल फ्लावर हो, पिस्टिलेट फ्लावर भी मौजूद हो, पिस्टिलेट फ्लावर मीन्स दैट मीन्स कि हमारा फीमेल फ्लावर मौजूद हो। उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट मीन्स कि हमारा द्विलिंगी फ्लावर भी मौजूद हो। अब इनकी अगर हम बात करें पौधे के किस भाग में फ्लावर के दिखते हैं, तो अगर हम स्टिमुलेट फ्लावर की बात करें तो अपर ब्रेक्ट में, अपर ब्रेक्ट का मतलब जैसे अब यहाँ पे ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं, तो ये ऊपरी वाले भाग में हमारे जो मेल फ्लावर होंगे। पिस्टिलेट यानी कि फीमेल फ्लावर की बात करें तो यह लोअर ब्रेक्ट में होगा, और उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो यह मिडिल में है। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए। उसके बाद एक चर्चा हम यहीं पे और कर लें कि संभवतः जो केले की किस्में होती हैं वो ट्रिप्लाइड हैं, और केला जो हमारा है वो पार्थेनोकार्पिक है। लेकिन केले में कुछ डिप्लाइड वैरायटी हैं जिनमें परागण की क्रिया भी होती है। केले की कुछ किस्में हैं जिसमें परागण की क्रिया भी होती है। परागण जिसको हम समझें तो इसको पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन जिसको हिंदी में हम परागण कहते हैं। इसमें जो केले में जो परागण होता है, जो किस यानी कि केले की सभी किस्मों में परागण तो होता नहीं है, क्योंकि केले की अधिकांशतः जो कल्टीवेशन वाली वैरायटी है जो इंडिया में अपनी खेती की जाती है वह ट्रिप्लाइड वैरायटी है, यानी कि 2n = 3x = 33। तो पॉलिनेशन कुछ किस्में हैं जिसमें पॉलिनेशन होता है, तो उसमें जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन का जो नेचर होता है वह क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले एजेंट की अगर हम बात करें कि कौन करता है, तो यह करता है बर्ड। कौन से बर्ड की बात करें तो हमिंग बर्ड के द्वारा इसका पॉलिनेशन होता है, ऐसा सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। और आप यह भी पढ़ेंगे कि बर्ड द्वारा जो परागण होता है उसको कौन सा परागण कहते हैं। तो इसको परागण यानी पॉलिनेशन, ये तो पॉलिनेटर हो गया बर्ड हमारा कि ये पॉलिनेट कर रहा है यानी एजेंट हो गया, और इसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। ठीक है, प्लांटिंग डिस्टेंस के बाद अब हम चर्चा करेंगे इरिगेशन के बारे में। अब इरिगेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो केला होता है, जो बनाना है, मोस्ट वाटर लविंग प्लांट है, मोस्ट वाटर लविंग प्लांट है। मोस्ट वाटर लविंग प्लांट, इसको हिंदी में समझ सकते हैं कि यानी जो केला है ना
उसको अधिक पानी चाहने वाला पौधा है। अब बात करें इसमें इरिगेशन की, तो देखिए भाई इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इरिगेशन मेनली मिट्टी में नमी और मौसम में ह्यूमिडिटी के अनुसार करनी चाहिए। अगर मिट्टी में नमी है तो आप इरिगेशन करेंगे नहीं, मौसम में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो नमी जल्दी जाएगी नहीं, तो आपको इरिगेशन टाइम से करना पड़ेगा, यानी इरिगेशन के लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बात हम करें तो मेनली जो भी बनाना की खेती के लिए जो सिंचाई की पद्धति अपनाई जाती है वह नाली विधि है। नाली विधि, नाली विधि की अगर हम बात करें तो कब करनी चाहिए, तो देखिए भाई अगर मिट्टी में नमी नहीं है, मौसम में ह्यूमिडिटी नहीं है, तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर 15 से 20 दिन के अंतराल पर हमको सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन की। अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करें हम, ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो रोपाई से 4 मंथ, रोपाई से 4 मंथ, अगर रोपाई से 4 मंथ तक का पौधा है तो पर प्लांट को 15 लीटर पानी पर प्लांट देना चाहिए। अगर पौधा हमारा 5 माह से शूटिंग तक 5 माह से शूटिंग तक हम पौधे को 20 लीटर पर प्लांट की दर से पानी देना चाहिए। अगर बात करें तो शूटिंग से कटाई के 15 दिन पहले तक, कटाई के 15 दिन पहले तक यानी हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले तक जो पानी देना चाहिए ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से वह 25 लीटर पर प्लांट। तो इतनी चर्चा तो हम कर चुके इसके सिंचाई पे, किस्मों की बात हम कर चुके हैं, और इसके बाद हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं खाद और केले में हम खाद और उर्वरक की अगर बात करें, केले में खाद और उर्वरक की बात करें अगर दोस्तों, तो जो केला है वह लार्ज क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर, अधिक खाद और उर्वरक की ज़रूरत होती है इसे, नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर, अधिक मात्रा में इसको फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। अब अगर हम बात करें कि गार्डन लैंड की बात करें, देखिए बगीचे की मिट्टी और वेटलैंड, बगीचे की मिट्टी और वेटलैंड की बात करें तो बगीचे की मिट्टी के लिए जो एनपीके का रेशियो होता है, जो हमें एनपीके देना चाहिए वह 150, 90 और 300 केजी पर हेक्टेयर। उसके बाद वेटलैंड की बात करें तो 200 और 50, 350, यानी नाइट्रोजन हमें 200, फास्फोरस 50 और पोटास 350 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। एक चीज़ बनाना में और जान लीजिए कि पोटास की कमी से जो उसके फिंगर्स होते हैं उनका डेवलप अच्छे से नहीं हो पाता है, उसमें फिंगर्स भी कम आते हैं, तो पोटास की कमी से आते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्पेशल प्रैक्टिसेस के बारे में। स्पेशल प्रैक्टिसेस, और स्पेशल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि केले में कौन कौन से क्रियाएं हम करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग और स्टोरेज और इल्ड की। तो स्पेशल प्रैक्टिसेस और रोग तथा कीट के लिए अलग से वीडियो हम लाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं हार्वेस्टिंग, स्टोरेज और इल्ड की। तो हार्वेस्टिंग, स्टोरेज और इल्ड की अगर हम बात करें, हार्वेस्टिंग दैट मीन्स कटाई, हार्वेस्टिंग को बोलते हैं कटाई। अब यहाँ पे कटाई की बात करें दोस्तों, तो जो केले का जो प्लांट होता है, अब केले के प्लांट से हम बंच इकट्ठा करते हैं, यानी कि क्लस्टर लेते हैं, यानी घेर जिसको कहते हैं हम। अब यह लगभग हमारा 12 से 15 माह में, रोपाई के 12 से 15 माह में हमारा जो केला होता है वो तैयार हो जाता है। एक तो हमें तब कटाई करनी चाहिए, दूसरी कटाई की अगर हम बात करें तो लगभग 100 से 150 दिन
100 से 150 दिन बाद, 100 से 150 डे फ्रॉम फ्लावरिंग इमर्जेंस, पुष्प के विकास या विकसित होने के 100 से 150 दिन बाद हमें हार्वेस्टिंग स्टेज आ जाता है या मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिसअपियरेंस ऑफ एंगल, ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप समझेंगे। डिसअपियरेंस ऑफ एंगल। अब डिसअपियरेंस ऑफ एंगल का मतलब कि जो कोणीय संगोल है या फिर कोणीय से गोल जो भी चीज़ें हैं, केला कोड़ी टाइप का दिखने लगता है, यानी कि केला इस तरह से जो कोड़ी एंगल है उसका वह डिसअपियर हो जाना चाहिए, तब केला जो हमारा है वो हार्वेस्टिंग है वो धीरे धीरे खत्म होके यहाँ पे पूरा गोलाकार समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें केले को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम कोड़ी अपीयरेंस या फिर डिसअपियरेंस ऑफ एंगल। कोड़ी एंगल को ख़त्म होने के बाद हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लंबी दूरी के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो भी हार्वेस्टिंग हमको लगभग 75 से 80% अगर मेच्योरिटी हुई है, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट करना है तो 75 से 80% पर ही मेच्योर होने पर हमें हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्टोरेज की। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण, और भंडारण की अगर हम बात करें तो बनाना को हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसको स्टोरेज करने के लिए 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और 85 से 90% RH की आवश्यकता होती है, मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। 13 डिग्री सेंटीग्रेड और 85 से 90 RH की आवश्यकता होती है, इतने पर हम केले को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद उपज की बात करें तो उपज में मेनली हम एक चीज़ पहले जान लें, अगर केले की उपज की बात करें तो केले की उपज जो है जलवायु और जातियों पर निर्भर करती है। केले की जो उपज है जलवायु और जातियों पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे अगर हम एक अनुमानतः उत्पादन की बात करें अगर केले का, तो 30 से 50 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर मिलता है। अब जैसा कि अभी हम बात किए कि जातियों पर भी डिपेंड करती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो केले की जो पुअन वैरायटी है वह 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर उत्पादन होता है। रोबस्टा की बात करें तो 50 से 60 टन प्रति ईयर होता है, 60 टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर होता है। अगर मंथन वैरायटी की बात करें तो 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर हमें उत्पादन मिलता है। रसथाली किस्म की बात करें, अगर हम बात करें तो 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर हमें प्राप्त होता है। ड्वार्फ कवेंडिस की अगर हम बात करें तो इससे 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर हमें केला प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए केले के उत्पादन या केले की खेती से संबंधित हमारे अगले वीडियो के लिए। उस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ केले में स्पेशल प्रैक्टिसेस की और प्लांट प्रोटेक्शन की। तब तक के लिए बाय बाय।